जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप मेरी आवाज़ आ रही है सब तक। अस्सलाम वालेकुम सर, आ रही है आपकी आवाज। वालेकुम सलाम सर। जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी। ठीक है जी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। एक क्वेरी थी लास्ट लेक्चर में, जो पार्ट 3 था, दैट वाज नॉट ऑडिबल। दैट हैज़ बीन रिकॉर्डेड अगेन एंड आई विल शेयर दैट रिकॉर्डेड लेक्चर आफ्टर दिस लेक्चर एज वेल। जो लास्ट पार्ट था लास्ट लेक्चर का, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो हमारे ऑटोमेटिक टूल्स हैं रेफरेंसिंग के, लाइक ज़ोटैरो है, मेंटले है, एंड नोट है, वो किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से रिकॉर्डेड लेक्चर आपके साथ शेयर हो जाएगा, आप उसको देख लीजिए। और इसमें इस्तेमाल करने की कोशिश करें जब आप अपने रेफरेंसेस को, चाहे आप एम एस वर्ड में अपने काम को कर रहे हैं या आप ओवरलीफ में काम कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप इन टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। दे विल असिस्ट योर वर्क एंड मेक्स थिंग्स ईजियर देन डूइंग इट मैनुअली। तो उस पर्सपेक्टिव से, इंक्लूडिंग दीज थिंग्स एज वेल एज जो हमने लास्ट लेक्चर में रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स को कवर किया था, अगर आपने लेक्चर सुना है और उसमें उसको देखा है, तो कोई उसमें क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिफोर वी स्टार्ट दी कंटेंट फॉर टुडे। जी, एनी क्वेश्चन नो फ्रॉम सर। दी? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है उसके रिलेटेड फिलहाल। ओके, सो आई होप जो इफेक्टिवनेस है इन स्टैंडर्ड्स की, वो आपको उसका एक अच्छा जामे एहसास से अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरीके से हमने जब अपने काम के अंदर किसी और के काम को रेफर करना होता है, तो सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स या इतनी रिक्वायर्ड डिटेल्स आनी चाहिए जिसकी बुनियाद पे कोई और थर्ड पार्टी उसको सर्च करना चाहे तो वो उसके सोर्स तक पहुंच सके। तो इस वजह से ही रेफरेंसिंग जो है वो की जाती है। सो जब भी आपने रेफरेंसिंग करनी है, तो आपने भी किसी एक स्टैंडर्ड का फैसला करके और उस स्टैंडर्ड को फिर फॉलो करना है थ्रू आउट द कंटेंट। आइदर यू गो फॉर द ऑथर डेट सिस्टम और यू गो फॉर द नंबरिंग सिस्टम। एक स्टैंडर्ड को डिसाइड कर लीजिए और फिर उसको ही फॉलो करें थ्रू आउट दी कंटेंट। इन दोनों मेजर स्टैंडर्ड्स के कुछ छोटे सब स्टैंडर्ड्स हैं with minor variations, but whatever template you go for, that particular journal और conference they indicate कि हम कौन सा सब स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, तो आप उस स्टैंडर्ड को फिर लेके चल सकते हैं। बट प्राइमरीली जो है वो या नंबरिंग होती है या ऑथर डेट होती है। तो इस हवाले से आपने अपने रेफरेंसिंग को करना है। मैंने इसी के हवाले से फिर आपको टारगेट दिया था कि अपने जो आपने रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं उनको आप अलाइन करें, और अकॉर्डिंगली जो हमने क्वालिटी क्राइटेरिया पढ़े हैं उनको देखते हुए और फिर रेफरेंसिंग के मुताबिक उनको, आप रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक उनको एक सेट पैटर्न पे आप रेफर करें। और अपनी एक जो आपकी प्रेजेंटेशन आप अपडेट कर रहे हैं और साथ साथ उसको पॉपुलेट कर रहे हैं, उसमें अब इस करेक्शन को भी लग जाना चाहिए कि सारे रिसर्च पेपर्स जो अब तक आपने पढ़े हैं या शॉर्टलिस्ट किए हैं वो एज पर द क्वालिटी क्राइटेरिया हो जाएं, और फिर उनकी रेफरेंसिंग जो है एज पर द स्टैंडर्ड मेंशन होनी शुरू हो जाए। सो विद दिस बैकग्राउंड वी स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। जो टूल्स हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि इनका एक लेक्चर आई रिकॉर्डेड एंड आई शेयर इट विद यू, ताकि आप उसको भी देख के किसी एक ऑटोमेटिक टूल को इस्तेमाल करें एज पर योर कंफर्ट। अगर आप वर्ड में काम कर रहे हैं तो वर्ड में आप मेंडले पे काम कर सकते हैं, या आप जोटेरो पे भी काम कर सकते हैं, या मेंडनोट पे भी काम कर सकते हैं। जोटेरो और जो मेंडले है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अच्छे टूल्स हैं। एंड नोट जो है वो पेड वर्जन है या क्रैक वर्जन लेना पड़ता है आपको। तो चॉइस इज़ योर्स कि आप किसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं।
और जहाँ तक ताल्लुक है वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर का, आइदर यू गो फॉर द एम एस वर्ड एज पर योर ईज, और यू कैन गो फॉर दी ओवरलीफ। ओवरलीफ जो है वो टेक्स्ट का एक वेब वर्जन है, और ओपन सोर्स है। आप और उसको बड़ा आसान कर दिया गया है, जस्ट लाइक वर्ड। तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने काम को कंप्लीट करके पीडीएफ्स क्रिएट कर सकते हैं, आइदर यूजिंग द एम एस वर्ड और यूजिंग द ओवरलीफ। सो ओवरलीफ के बारे में भी मैंने ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन लास्ट लेक्चर में दी थी, और इसी तरह से एम एस वर्ड के बारे में भी बताया था। सो अकॉर्डिंगली आप अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी कंफर्ट के मुताबिक इनके ऊपर प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, और अपनी राइटिंग वाला स्टेज जो अब आपने लिखनी है, यानी जो लिखने वाला स्टेप है, वो आप किसी एक के ऊपर अपनी कंफर्ट के मुताबिक करना शुरू कर दें। एज फार एज दी कंटेंट इज कंसर्न, तो हमने रीडिंग से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो ऑलमोस्ट सारी कवर कर ली हैं। नाउ विल मूव ऑन या मूव टूवर्ड्स दी राइटिंग कंटेंट, कि अब लिखना है तो कैसे लिखना है, और किन हवालों को देखते हुए, किन पंच लाइन्स को देखते हुए आपने अपने कंटेंट की राइटिंग करनी है। तो उसमें आज जो पहली चीज़ हम कवर करेंगे वो दैट वुड बी दी वेरियस पोर्शंस ऑफ थीसिस। और थीसिस ही का एक कॉम्पैक्ट वर्जन रिसर्च पेपर होता है। तो दोनों के जो सेक्शंस हैं, या जो आप कहें कि चैप्टर्स हैं, दे आर ऑफ द सिमिलर नेचर। माइनर वेरिएशंस अगेन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सुपरवाइजर, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट वर्क कैन बी इंक्लूडेड। तो पहले मैं आपको एक रिसर्च प्रोसेस की डायग्राम दिखा के देन आई मूव ऑन टू दी वेरियस सेक्शंस एंड वी विल डिस्कस द पंच लाइन्स। लेटर ऑन हम देखेंगे कि लिटरेचर रिव्यू या रेगुलर लिटरेचर रिव्यू, जो मैंने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा बताया था कि एक रेगुलर लिटरेचर रिव्यू लिखा जाता है और एक सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू लिखा जाता है, दोनों में एक वाज़ेह फ़र्क होता है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो विद दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई गो टूवर्ड्स द रिसर्च प्रोसेस एंड विद द बैकग्राउंड कि हमने अब राइटिंग के हवाले से चीज़ों को देखना है, और फिर उसके कुछ कंटेंट के बाद हम एसएलआर पे आ जाते हैं। Okay, so let me go on to the research process. Although I have shown this diagram earlier as well, but let's see it again. Okay, so this is the diagram. अगर आपको ये visible है on your screens, I think it's visible. Yes. ये रिसर्च प्रोसेस जो है ये फॉर्मली इसी तरीके से एक फॉर्मल रिसर्च को कंप्लीट किया जाता है, और फिर इन्हीं हवालों से चीज़ों को लिखत पढ़त में लाया जाता है, और फिर अकॉर्डिंगली आप उसको अपनी रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। तो अगर यहाँ पे आपको विजिबिलिटी हो और समझ आ रही हो, तो हम ये देख रहे हैं कि जी देयर इज गोइंग टू बी एन इंट्रोडक्शन। द चैप्टर numbers are given here. The first phase is the formulation phase, second phase is the design execution phase, and the third phase is analytical phase. इनफैक्ट क्या है इसमें, पहली स्टेज के ऊपर आप सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि मैंने किस तरीके से, किस टॉपिक पे क्या रिसर्च करनी है, और किस हद तक अपने काम को कंप्लीट करना है, किन क्वेश्चंस को आंसर करना है, और किस तरीके से आंसर करना है। वी कॉल इट द फॉर्मुलेशन फेज। फॉर्मुलेशन फेज में जो हम चीज़ें लिखते हैं, दोज आर द फर्स्ट टू चैप्टर्स, एंड वील डिस्कस दोज के इनके अंदर क्या लिखा जाता है। Or then there comes the design and execution phase, because at that point you're finalized, yeah, you have shortlisted how to do your work. So accordingly आप उस काम को implement करते हैं। And third phase के अंदर you go towards the analytical phase, which is in fact your understanding of what you have done. सो एनालिटिकल फेज से मुराद ये होती है कि आपके अपने पर्सनल कमेंट्स क्या हैं, आप क्या समझ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। इन सवालों के जवाब आप देते हैं, जिसमें आप अगले 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करते हैं, विच आर द रिजल्ट्स एंड डाटा एनालिसिस, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन भी इसको आप कह सकते हैं। दोनों चैप्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं, सेपरेट लिख सकते हैं, एंड देन यू फाइनली कंक्लूड योर कंप्लीट वर्क, of course, followed by your references and any appendices in which your research papers are uh, given or cited, and any background work is discussed. So this is the process in which you are involved throughout your research careers, may it be a master's work or may it be a PhD work. दोनों के केसेस में आप फॉर्मल रिसर्च इस एक रिसर्च प्रोसेस को फॉलो करते हुए करते हैं। और ये प्रोसेस एक साइक्लिक भी हो सकता है, प्रोबेबली समटाइम्स यू आर नॉट वेरी क्लियर ऑन सर्टेन थिंग्स,
और जब आप काम को शुरू करें तो पता चलता है कि काम जो है ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रहा, नीड टू चेंज माई डायरेक्शन. So sometimes you may go back and do or redo maybe certain things and ultimately reach to the correct thing. And this process, you and your supervisors, they are working together. ओके, सो यहाँ अगर इस चीज़ में क्लैरिटी है और कोई सवाल नहीं है तो फिर आगे चलते हैं. पहले तो ये बताइए कि दिस फॉर्मल रिसर्च प्रोसेस इज ओके विद यू, और ये समझ आती है बात. सर इसमें एक मेरा क्वेश्चन ये है कि मोस्टली हम जो रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें हमारा एक कोडिंग पार्ट भी होता है, तो वो हम इसमें ऐड नहीं करते, लेकिन एज ए प्रेजेंटेशन उसमें हम उसको गो थ्रू करेंगे। नहीं, गुड क्वेश्चन मोइन. कोडिंग पार्ट इज पार्ट ऑफ दिस इंटायर रिसर्च प्रोसेस. अगर आप इसमें, ऑल्दो मैं इनको वन बाय वन अभी डिस्कस करूंगा और एक जगह पे आपको कोडिंग पार्ट भी मैं बताऊंगा कि वो कहाँ पे है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर आंसरिंग योर क्वेश्चन, योर कोडिंग पार्ट कम्स इन द डेटा एनालिसिस पार्ट, the place where you discuss your results and discussions. But of course you do not give your code within the text of that chapter. You place it as an appendix if required by your supervisor. So mostly you will be showing your results from obtained from your coding part, but as an annexure, as an appendix, you can attach with your final document as appendix A, B, C, again depending upon कि उसकी requirement है कि नहीं. क्या राइट ये सर, बात थैंक यू। समझ आई? यस सर। तो देखिए, हमेशा जब आप, अगेन इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से भी दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपने या एक एमएस स्टूडेंट ने या एक पीएचडी स्टूडेंट ने आइदर एक सॉफ्टवेयर बनाना होता है या एक हार्डवेयर बनाना होता है या एक नॉलेज प्रोडक्ट बनानी होती है, और इन सम केसेस एक सॉफ्टवेयर कपल्ड विद नॉलेज प्रोडक्ट या एक हार्डवेयर कपल्ड विद द नॉलेज प्रोडक्ट होती है. नॉलेज प्रोडक्ट में इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग जो कि नॉन साइंस बैकग्राउंड में मास्टर्स थीसिस करते हैं, वो शायद ना कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना ही कोई हार्डवेयर बनाते हैं. वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर कुछ नॉलेज, नई नॉलेज इंट्रोड्यूस की जाती है फॉर द ऑडियंस इन फ्यूचर टू रीड एंड इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग. सो ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर हम हर डोमेन को कवर करें तो देर आर थ्री प्रोडक्ट्स विच यू cover or which you try to go into. One is the software based product, second is the hardware based product, and third is the knowledge based product. ऑल दो सॉफ्टवेयर बनाने के अंदर भी एक नॉलेज प्रोडक्ट इनकपल्ड होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों चीज़ों के अंदर एक और इटसेल्फ नॉलेज डॉक्यूमेंट होती है. अगर मैं कंप्यूटिंग के स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो आप दो एरियाज में काम करेंगे. आइदर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे या आप एक हार्डवेयर डेवलप करेंगे ड्यूरिंग द फॉर्मल रिसर्च. आउटपुट वुड ऑलवेज बी आइदर ऑफ द टू. और जब आप वो करेंगे, इससे आप जैसा सीएस के स्टूडेंट्स हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने एक सॉफ्टवेयर बेस्ड आउटपुट क्रिएट करनी है मोस्ट ऑफ द टाइम. चाहे आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं चाहे आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं, दोनों केसेस में. तो अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो सॉफ्टवेयर की एफिकेसी या उसकी परफॉर्मेंस जो है वो आपके सिर्फ कहने पे डेवलप नहीं होगी. आप जब उसको करेंगे तो करने के बाद उसको आप पिच करेंगे अगेंस्ट सम ऑफ द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स, some of the existing benchmark solutions and their performance benchmarks to measure the effectiveness of your product. That would always be a compulsory part of every research thesis, which would be covered in chapter 4 5 जो यहाँ लिखे हुए हैं. तो अगर आप कुछ थीसिस पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि ये इस तरीके से है, दुनिया इसको कवर करती है. सो नंबर वन ये कि आपने ये काम तो करना ही करना है. अच्छा, जब आपने करना है और सॉफ्टवेयर बनाना है तो सॉफ्टवेयर के लिए डेफिनेटली यू हैव टू राइट सम कोड. या वो बैकएंड का कोड होगा या वो फ्रंट एंड का कोड होगा या वो एक कंप्लीट बैकएंड फ्रंट एंड दोनों चीज़ें होंगी, और आप उसको अकॉर्डिंगली जो है वो अपने किसी बेंचमार्क सॉफ्टवेयर के साथ पिच करके कुछ परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स कैलकुलेट कर रहे होंगे, और फिर कहीं पे आप अच्छे होंगे, कहीं पे आप मार्जिनल होंगे, कहीं पे आप बुरे भी होंगे, और फिर उनके ऊपर आप कमेंट्स देंगे इस एनालिटिकल फेज के अंदर कि मैं अच्छा हूं तो क्यों अच्छा हूं, अगर मैं मार्जिनल हूं तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं या कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, और अगर बुरा हूं तो फिर क्या वजहात हैं कि जहाँ पे मैं लैक कर रहा हूँ या पीछे हूँ बनस्पत बाकी दुनिया के. दैट इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इन एनालिटिकल फेज. प्लीज रिमेंबर, इट्स नेवर नेसेसरी दैट यू आर द बेस्ट और you produce the best results
you should give good analytical comments on your results. You may not be very good, you may be just marginal, but then say or satisfy the audience, satisfy the reader, satisfy the person who is taking your viva that how and where you have missed certain things and what could be the reasons for that. People are not interested that okay, you are the best. People are interested on your understanding of the phenomena. People are interested on this aspect that you can comment on your performance. You can comment on where you are good, where you can comment on where you are bad, and what are the reasons for that. So that is very important. इसलिए just working towards कि जी I could improve my results and keep doing it may not be the requirement in any formal research. More requirement is that you can analyze your outputs, and your output may be just okay, may be good or may not be good. I hope your question is answered. यस सर, थैंक Still, if you have any query, you can ask me कि अगर कोडिंग के पर्सपेक्टिव से आपको कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आ रही तो गिव मी अ मिनट, मुझे एक मिनट दीजिए कि कॉल आ रही है। अच्छा जी, ओके। सो आई होप मेरी आवाज़ आ रही है। यू। यस सर। यस सर। अच्छा जी, जो मैंने अभी बातें की जी सर, रिलेटेड टू आ रही है। रिसर्च, रिसर्च प्रोसेस, इसमें आपका कोई स्टिल कोई क्वेरी है, कोई चीज़ पूछने वाली है तो आप बताइए। नो सर, क्लियर है, जस्ट वो कोडिंग वाला पार्ट था वो क्लियर है सर। थैंक ओके। यू। आप ये पूछना चाह रहे थे ना कि कोडिंग वाला पार्ट यहाँ कहाँ ऐड होगा या किस जगह पे शो किया जाएगा। ये सर ऐड भी होगा, और समटाइम ये कि अगर हम उसमें फॉर एग्जांपल वाइवा में होते हैं तो वो हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा, या मतलब जस्ट उसके रिजल्ट शो ऑन होंगे, जैसे आपने उसको मतलब क्लियर कर दिया कि उसके सिर्फ आप रिजल्ट कर प्रेजेंटेशन लें। वाला पार्ट इस तरह से है कि देखो, अभी प्रेजेंटेशन वाले पार्ट पे मैं आऊँगा जब आपको प्रेजेंटेशंस जब आप देना शुरू करेंगे ना, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा पर्टिनेंट होगा। बट जस्ट टू आंसर राइट अवे कि प्रेजेंटेशन में कहाँ पे आएगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंटेशन में आप जब अपने काम को बताना शुरू करते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस से पता चल जाता है, आपके अंडरस्टैंडिंग से पता चल जाता है कि आपने कोडिंग खुद की हुई है या नहीं की हुई। तो most of the time based upon your confidence, the evaluator will not ask you to show the code, because he or she would be interested कि आपके results और कि आपकी analysis क्या है। उधर से पता चल रहा होगा कि आपको आता है कि नहीं आता। और अगर से आप कहीं वहां पे वीकनेस शो करेंगे, अपने रिजल्ट्स को शो करते हुए आप फंसेंगे या रुक जाएंगे या आपको समझ नहीं आ रही होगी, तो डेफिनेटली इसका नेक्स्ट जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो ये होता है कि फिर कोड खुलवाया जाता है कि ओके जी, अब जरा अगर आप यहाँ पे वीक हैं तो प्रोबेबली आपको वहां पे कवर दिया जा सके कि अगर वहां अच्छे हैं आप तो आप ठीक है यार, कि इसने काम तो कर लिया है, चलो समझा नहीं पा रहा, तो उस केस में कोड खुलवाया जाता है।
अदरवाइज कोड नहीं खुलवाया जाता। राइट सर। ठीक है, तो योर आंसर, आई थिंक योर क्वेरी इज नाउ आंसर्ड वेल। तो इस तरीके से आपने जो यस। है वो इसको देखना है। तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन योर प्रेजेंटिंग, नो योर वर्क, सो नो बडी विल आस्क यू टू ओपन द कोड। बट अगर आप वहाँ वीक होंगे तो फिर डेफिनेटली वो उन्होंने आपको कहीं ना कहीं पे ग्रेड करना है। तो ग्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से वो आपको लेवरेज देने के लिए वहाँ जाएंगे कि हो सकता है यार कि लड़का या लड़की जो है ये अगर बता ठीक नहीं पा रही, कोडिंग खुद की हुई है, तो शायद कोई अंडरस्टैंडिंग इसकी इधर वीक है, चलो वहाँ पे इसको कवर कर लें आप। लेकिन अगर इधर भी वीक है तो मोस्टली होता ही है कि जो बंदा इधर वीक होता है वो वहाँ और ज़्यादा वीक होता है, तो फिर फंस जाता है। राइट सर। Okay, ji. So this is the research process. If you see, these are shown as the chapters. In a research paper, all of these are in form of a sections. So research papers are extracted from research thesis most of the time, not necessarily, but most of the time. टू स्टार्ट विद, जो इनिशियल रिसर्चर्स होते हैं वो पहले थीसिस लिखते हैं और थीसिस के अंदर से रिसर्च पेपर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर अपने पेपर्स पब्लिश करते हैं। एंड लेटर ऑन ऑफ कोर्स, फिर चूंकि आप थीसिस तो एक दफ़ा ही करते हैं मास्टर्स और पीएचडी का, लेकिन रिसर्च पेपर्स आप लिखते रहते हैं, तो फिर आप उसी फॉर्मल प्रोसेस को फॉलो करते हैं इन सब्सिक्वेंट रिसर्च पेपर्स। सो नेसेसरली, नॉट नेसेसरली ऑल ऑफ दोज पेपर्स आर being extracted from the research papers, but the process is the same. You will start with the introduction, you will give a literature review, you will come on to the methodology. After methodology, you will give the implementation details, then data analysis and results discussions, and then come on to the conclusion, followed by any required stuff to be attached with that research paper. So that is how every research paper will be prepared or written. Same is with the research thesis, right? सो ये चैप्टर्स हैं, वहाँ सेक्शंस बन जाएंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें हम आ जाते हैं कि जब लिखना है हमने, तो बिकॉज आई हैव टू कवर द एसएलआर टुडे, तो मैं अभी इन सब की डिटेल में तो शायद नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इससे आपको पहले दो चैप्टर्स या सेक्शंस के बारे में ज़रूर बताऊंगा ताकि हम एसएलआर को थोड़ा सा इंटीग्रेट कर सकें विद कि आज हम जो कहना चाह रहे हैं उसका क्या मकसद है। सो इंट्रोडक्शन पे अगर मैं आऊँ कि यू वंस यू राइट, देन दी फर्स्ट थिंग, ऑफ कोर्स जब एक रिसर्च पेपर आप पढ़ते हो तो शायद आपको सबसे पहले एक एब्स्ट्रैक्ट नज़र आता है। इन रिसर्च थीसिस भी एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है। हम इनके इंडिविजुअल कंटेंट पे बाद में आएंगे कि एब्स्ट्रैक्ट इटसेल्फ कैसे लिखा जाता है, बट अगर मैं पहले सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करूं, तो इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर या सेक्शन है, इसमें तीन पंच लाइंस होती हैं जिनके इर्द गिर्द आप अपना ताना बाना बुनते हैं या अपना कंटेंट लिखते हैं। नंबर वन, इंट्रोडक्शन इज अ चैप्टर, इज अ सेक्शन वेयर यू इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम, द थिंग विच यू आर डूइंग, द टाइटल विच यू आर एड्रेसिंग. So you give in-depth introduction of that problem. Okay, what is that problem which you are addressing? Why are you addressing? And इसके ऊपर जो है वो क्या चीज़ है जिसको फोकस किया जा रहा है, जो आप लिखना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं. So the first punchline is you introduce the problem. The second punchline here in the introduction chapter is the significance of the problem, or we also call it the importance of the problem. By saying importance, we mean that if this problem has got some data related to the world global statistics, you give those details. You mention, okay, these many people, these many percentages around the globe are being affected by this issue. These many people have been benefited after solving the solution. So the details which are in fact giving the importance of that problem, showing that it's not a localized problem, it is a global problem. It is being handled in Africa, it is being handled in America, it is being handled in Europe, it is also being handled in Asia. So such things, such sentences, such stats would be showing the importance or significance of the problem, mentioning or stressing that yes, there is a requirement of more work in this area, and that is why I'm doing this work, or this I've chosen this problem to be solved. So the second punchline in introduction is to write about significance. And of course, by saying significance, it's not only the stats which gives the significance. There is another thing which is called the related research papers written by people around the globe on that topic. So you also give some of the
benchmark or the classical research work being done in that area, showing the vastness or diversity of people who are working in this domain. This also gives the significance that there are papers being written by Americans, there are papers being written by Africans, there are papers being written by Asians. So around the globe, people are in fact working and they are writing research papers, and by research papers, we mean they are giving some solutions to the problems. So this also gives the significance of the problem. So you will find out in all the research papers that or a thesis that there are research papers within research paper inside the introduction as well as in the literature review. So literature review is got a little different connotation, how you write the literature review. I'll come on to that. But introduction section research papers are primarily those research papers which give the diversification of the area. So I hope this point is clear. Second punchline is important significance by two things. One is the stats, and second is the related, diversified, benchmark, classical research papers. And the third thing which you mention within introduction section, or you should mention, that you should introduce your solution because you are now writing all this stuff. So within introduction, you should also give the details कि आपका solution जो है वो primarily किन किन चीज़ों के तहत बनाया गया है या किया गया है और उसके क्या ब्रॉड फायदे या क्या से लिमिटेशंस हैं. सो इस तरीके से इंट्रोडक्शन का चैप्टर या सेक्शन जो है वो कंप्लीट किया जाता है इन तीन पंच लाइन्स के तहत. ऑफ कोर्स यू विल फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स, पीपल राइट लॉट ऑफ थिंग्स, और कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आप कुछ और ना लिखें, लेकिन द पर्पस और आई वुड से इफ यू मे ट्राई टू मेक इट कंसाइज एंड टू द पॉइंट, these three things, as far as my understanding is concerned, my experience is concerned, they are important and they should be given within the introduction. I hope this makes sense और समझ आई ये बात. यस सर. Sir, Okay. So introduction section is written like this. I'll show you a research paper shortly जिसमें हमें इसको इस तरह से वहाँ पे कोई एक दफ़ा एक ग्लिम्स भी मिल जाएगा कि ये कई पॉइंट्स इस तरह से ही कवर किए जाते हैं. Now coming on to the next chapter, because this has got relation with the systematic literature review. You always find a chapter or a section in a research paper which is called literature review. It may be a separate section, it may be part of introduction, it may be may not, it may be part of background. Sometimes this chapter given name of background in literature review. So there are some synonyms or some related terms which may be used, but you will find something which is called literature review. And this is a regular literature review because it's a part of any research process. So in literature review, primarily the punchline or focus is on those research papers which are related solutions like the one you are proposing. Because in this complete research process, ultimately you're giving a method which is solving a problem. So that problem is being solved by your method, and you're not the first one to solve it. People have been doing it maybe since centuries. So probably if you are covering something which is being there in the history of world for last 100 years, you'll try to give you try to start from those initial solutions to the latest state-of-the-art modern solutions which are right now existing around the globe. सो इस पर्सपेक्टिव से ये लिटरेचर रिव्यू लिखा जाता है. इसमें आप रिलेटेड सॉल्यूशंस देते हैं, और कैसे देते हैं? यू गिव some of the brief premise के how this method has been implemented, and then you give its merits and demerits के okay, these are the positives of this paper or this solution, and these are the negatives or maybe some of the limitations or drawbacks which are as per your understanding. Again, this section improves with experience. The initial researcher may not be able to write very accurately, but nobody judges you on that. They judge you on the formal sentencing and your understanding, probably, which could be lesser, which could be more, depending upon your experience. So, but you write on the related research solutions, mention their papers, mention their methodology, give their merits, demerits, and then move on to the next solution.
सो अल्टीमेटली आप एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पे आते हैं, और आप यहाँ पे उस सोल्यूशन को बताते हैं और उसके पॉजिटिव में और नेगेटिव्स को डिस्कस करते हैं। और जितने सॉल्यूशंस आप बताते जाते हैं दैट वुड वेरी। अगर आप एक रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं फॉर मास्टर्स थीसिस, सो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे आप 15 से 20 रेफरेंसेस या रिलेटेड अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे, यानी एक था रूल ऑफ थंब अगर बताया जाए आपको। अगर आप एक पीएचडी का रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं तो देन यू जनरली स्पीकिंग मल्टीप्लाइड बाय 3। एक ब्रॉड ब्रश अगर मैं करूं कि अगर वहाँ पे 20 हैं तो यहाँ पे 60 के करीब सॉल्यूशंस आप देंगे। और अगर आप एक थीसिस लिख रहे हैं मास्टर्स का तो दिस नंबर बिकम्स अराउंड 40। ये तकरीबन 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। और जब आप पीएचडी का थीसिस लिख रहे होते हैं तो दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय अराउंड 3 अगेन। जिस सबसे पहले हमने कहा, क्योंकि 100 पॉइंट थीसिस कहलाता है एक मास्टर्स का थीसिस, 300 पॉइंट कहलाता है एक पीएचडी का थीसिस। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ 3 टाइम फैक्टर once you move from a master to a PhD. But again, there is no fixed yardstick. It may change, it may be different based upon कि आप क्या काम कर रहे हैं। बट ये कि अगेन रूल ऑफ थंब जहन में हो तो आप शायद थोड़ा उसके लिहाज से अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। तो अभी जो आपकी स्टेज इस टाइम पे है, अगर आप एक रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं जो कि आपने इस सब्जेक्ट के अंदर लिखना है, तो आपको मास्टर्स के लिए तकरीबन 20 के करीब रिलेटेड अप्रोचेस को यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए। अगर आप पीएचडी का रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं तो तकरीबन 60 के करीब रिलेटेड रिसर्च अप्रोचेस को यहाँ डिस्कस करना चाहिए। एंड बाय सेइंग रिलेटेड रिसर्च अप्रोचेस, आई एम एक्सक्लूडिंग द रिव्यू पेपर्स और दोज पेपर्स जिसके अंदर एसएलआर का डिस्कशन है, बिकॉज एसएलआर्स आर डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट कॉन्नोटेशन। So here focus should be on the related solutions. So those solutions generally are singular solutions. हर बंदा एक अपना solution देता है तो आप उसी solution पे बात करें और उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स को डिस्कस करें। और जब वो आप कंप्लीट कर लेते हैं तो अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर और सेक्शन यू गिव द गैप एनालिसिस। ओके, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में क्या चीज़ें हैं जो कि इस एरिया में इन लोगों ने जिनको आपने डिस्कस किया है उनसे रह गई हैं या मिस हो गई हैं। और in the modern scenario, in the present day scenario, maybe there could be many other things which could be added or addressed or hybridized to give better optimized outputs than the ones जो कि पहले आपसे पहले लोगों ने डिस्कस किए। सो इस तरीके से इस चैप्टर को आप या इस सेक्शन को लिखते हैं। आई होप दिस मेक सेंस एंड समझ आई ये बात की कि यहाँ किसको किस तरीके से लेके चलना है आपने। हैफजर्ड बातें नहीं करनी, यहाँ टू दी पॉइंट कुछ बातें करनी होती हैं जो मैंने आपको बताई। एनी क्वेश्चन जी? नो क्वेश्चन? आवाज आ रही जी? तो ये जो आपने जी। बताया कि पीएचडी के केस में अराउंड 60 पेपर्स को आपको इसमें 60 अप्रोचेस आपको इसमें डिस्कस करनी है इस लिटरेचर रिव्यू के अंदर। जी 60, दे बताइए। कैन बी मोर, दे कैन बी लेस। तो सर जी 60 दे ऑल आर सपोज टू बी, मतलब उसी पूरी डोमेन से रेलेवेंट हो सकता है या स्पेसिफिकली एग्जैक्टली उसी जो आप काम करना चाहते हैं उसी से रेलेवेंट होना चाहिए? देखिए, रिलेटेड का मतलब ये होता है कि से आप काम कर रही हैं साइबर सिक्योरिटी पे, जो कि से एक एनोमली डिटेक्शन का प्रॉब्लम है। तो एनोमली जो है वो सिर्फ साइबर सिक्योरिटी में नहीं है, वो और बहुत सारी जगहों पे भी है। तो वो सारी एनोमलीज आपसे रिलेटेड बन जाती हैं, अगर मैं आपका सवाल सही समझ पाया हूँ तो। सर इसी तरह से फॉर एग्जांपल सर, अगर किसी अप्रोच में सिर्फ ऑडियो फाइल्स को लिया हुआ है, किसी को वीडियो फ्रेम्स को लिया हुआ है इंक्रिप्शन का, तो मतलब किसी में इमेज सिर्फ जस्ट इमेजेस को लेकर किया हुआ है सर, किसी में अगर सिर्फ फेशियल रिकग्निशन है, तो सर ये सारी डोमेन्स इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में आ जाती हैं। तो इन सबको सर फोकस कर सकते हैं, इन सबकी टेक्निक्स को जी डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली, ये सारे आपसे रिलेटेड बन जाते हैं। तो एग्जैक्टली आप जैसा डेटाबेस ही होना इज नॉट रिलेटेड, इट कुड बी सिमिलर डेटाबेस
and the approach could be finding out the related solution which you are working on. So all of them are your related solutions. मैं अब एक एग्जांपल इसका सर भी दे सकता हूँ कि कुछ अप्रोचेस जो कि आपको शायद एमएल बेस्ड या डीप लर्निंग बेस्ड मिलेंगी, कुछ आपको जो है वो स्टैटिस्टिकल बेस्ड सॉल्यूशंस नजर आएंगे, कुछ आपको मैथमेटिकल बेस्ड सॉल्यूशन नजर आएंगे, तो दीज ऑल आर रिलेटेड। सर आप हो सकता है सिर्फ मशीन लर्निंग पे काम कर रही हैं, तो आप ये समझेंगे जी मैंने सिर्फ मशीन लर्निंग बेस्ड आउट सॉल्यूशंस ही डिस्कस करने हैं, तो अगेन दैट इज नॉट द आंसर। You can and you should give the details of some other approach based solutions as well, which are again related to your work, because they give the सर depth to your understanding ke how other domains or other subdomains have tried to solve this problem which you are trying to solve with another approach or method, अंडरस्टूड सर, right? थैंक यू। थैंक यू Okay. सर। ओके जी, सो दिस इज हाउ, और अगेन ये मैंने आपको रूल ऑफ थंब दिया जस्ट बाय, इसका मकसद ये है कि आपका ब्रेन उस तरह से काम करे कि मैंने इस इतना ब्रॉड होके काम करना है। आई नीड नॉट टू बी, मैं फिर वो एक शॉर्ट डोमेन में ना सोचूं, बल्कि मैं ब्रॉड बड़ा सोचूं कि मैंने इतने पेपर्स या इतना होमवर्क मेरा होना चाहिए। सो ब्रॉड ब्रश ये है कि 3 times द मास्टर्स वर्क हैज टू बी देयर, हैज टू बी शोन, हैज टू बी प्रूवन विद इन योर पीएचडी वर्क। That is the min, but again could be standard as per your motivation, as per your strength, as per your I would say consistency. So sky is the limit. Okay. So I hope यहाँ तक चीज clear है as far as, so now this particular chapter year section, because now this meeting is going to end in few minutes, we'll start again. So if I conclude here that this is called regular literature review, which you give here, this regular literature review is in fact nothing but discussion on the related solutions which are similar to the work which you are proposing or trying to solve. So that is how you give. And the aim of this thing is to come out with the gaps. Okay, what could be what are the things which can be focused in, or which you in fact focused after seeing all this? Because this is generally done at start of your work. So writing is done at later stage. You must have done all this thing. आपने पेपर्स पढ़े, लिखे, नोट किए, लिखे, नोट किए, अल्टीमेटली उसके बाद ही आपने अपना सोल्यूशन प्रपोज किया। दिस इज व्हाट अ जनरल सीक्वेंस इज। सो आप लिख अभी रहे हैं, लेकिन अब इसका मकसद यही था कि इसके अंदर से ही मैंने अपने काम को निकाला। तो दिस शुड बी द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर एट द एंड के ओके, आफ्टर दिस वर्क, आफ्टर रीडिंग ऑल दीज पेपर्स, मेरा जो अब उसके बाद गैप है इस काम का, जिसके लिए मैं अगला चैप्टर अब लिखने जाऊंगा, जिसमें हम बात बाद में करेंगे, वो इस तरीके से चलनी है। सो आई एम क्लोजिंग द सेशन एंड वी स्टार्ट अगेन। प्लीज ज्वाइन अगेन।